नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार को हम चर्चा करते हैं किसी खास विषय पर। और श्रोताओं, आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। ये दिन दुनिया भर में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में दूसरे स्थान पर है और हर साल भारत में कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान की जाती है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के ऑन्को एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। डॉक्टर राकेश का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर राकेश, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और श्रोताओं, हमें भी आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारे जो स्टूडियो के फोन नंबर हैं आप उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको दिल्ली का कोड लगाना होगा 011। नंबर है 23314444, 23717106 और 23421050। ये वो नंबर हैं जिन पर आप विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं 23717106, 23421050। तो जब तक आप हमसे जुड़ रहे हैं हम डॉक्टर से चर्चा करते हैं। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। हेलो डॉक्टर राकेश। जी डॉक्टर राकेश, नमस्कार। हेलो जी डॉक्टर राकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर राकेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? या जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका। हेलो डॉक्टर राकेश। हेलो जी डॉक्टर साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या आप हमें सुन रहे हैं? आपकी आवाज आ पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राकेश, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज के दिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैंसर की बीमारी के क्या लक्षण हैं और हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। और आज की जिस दिन के उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, जागरूकता दिवस है, राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है, हमें ये पहचानना बहुत ही जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कि अगर हम कैंसर को जल्दी से पहचान लें तो 80% इसका पूरा तरह से क्योर किया जा सकता है, पूरी तरह से निदान किया जा सकता है। बस जरूरी है कि जैसे आपने पूछा कि हम इसको कैसे पहचान लें, जी, हमारे पास कुछ इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं जो कैंसर को शुरू के स्टेजेस के अंदर हम पहचान पाएंगे। कुछ इसकी जैसे किसी को लंबी खांसी है, जो रूटीन हम देखते हैं कि खांसी 2-4-5 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, खांसी ठीक नहीं हो रही है। खांसी के साथ अगर उल्टी या उसमें खून साथ में आ रहा है या पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते खून आता है, या शरीर में कोई ऐसी गांठ है जो आपको लगता है बहुत हार्ड गांठ है और शुरू में दर्द है बट बाद में दर्द भी नहीं होता है उसका, या कोई ऐसा लीजन जो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वहां पर घाव बन जाता है और अपने आप ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो शुरुआती लक्षण है, इसको पहचानना बहुत ही जरूरी है और अगर पहचान पाएंगे तो इसका इलाज भी संभव हो पाएगा। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से कॉमन कैंसर हैं जो हम अपने देश की, अगर हम बात करें राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर, कि हमारे देश में जो आम कैंसर हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे देश में जो देखा गया, अगर हम पुरुष या महिलाओं दोनों की अगर कंबाइंड बात करें तो मुख के कैंसर बहुत कॉमन है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन जो मैंने आपको बताया, सबसे कॉमन ये देखने को मिलता है और इनको हम आइडेंटिफाई जल्दी कर सकते हैं।
जी, तो आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की है, तो इसके लिए किस तरह की जांच उपलब्ध है जिससे हम ये पता कर सकें कि किसी के अंदर कैंसर है या नहीं है? सबसे पहले तो यह है कि हम हर व्यक्ति को, हर नागरिक को स्वयं में जागरूक होना होगा। जी, कुछ जांचें ऐसी होती है जो हम खुद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए। अगर ये सिम्टम्स के प्रति हम जागरूक रहेंगे तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, किसी चिकित्सक को दिखा सकते हैं। काफी जगह आपने देखा होगा, मीडिया के अंदर भी देखा और आपके माध्यम से काफी टाइम प्रचार होता रहता है ये वाला। जी, सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है कि आप अपने स्तन को खुद जांच कर सकते हैं, देखने के लिए कि उसमें कुछ कैंसर के लक्षण तो नहीं लग रहे हैं। तो ये शुरुआती लक्षण को देख के अगर हम बात करें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसमें संभावना लगती है हमें। ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल गांठ नहीं है, ये ऐसी खांसी नहीं है कि जो अपने आप हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगी, इसमें कैंसर के लक्षण है उसकी वजह से खांसी है। जी, इस तरह के लक्षण होते हैं। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा, काफी समय हमें ऐसे देखने को मिलता है कि लोग अपने आप ही कुछ जांचें करा लेती है जिनकी जरूरत नहीं होती है, ये अननेसेसरी होते हैं। तो इस स्थिति में अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण मिलते हैं, आप चिकित्सक को मिलिए और जी, हम लोग उसमें किस तरह का कैंसर है, क्या संभावना है, उसी हिसाब से हम कई बार रंगीन एक्सरे सीटी स्कैन कराते हैं। जी, काफी टाइम हम वहां से एक छोटे से टुकड़े की जांच ले लेते हैं, जिससे हम दूरबीन में देखते हैं उसको फिर कि उसमें कैंसर के लक्षण है कि नहीं है। कई बार हम दूरबीन मुंह के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते डाल के भी देखते हैं और वहां से एक टुकड़ा ले लेते हैं। उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है या फिर ऐसी कोई और डिजीज है जिसमें कैंसर नहीं है बट इस तरह के लक्षण उनमें भी आ सकते हैं। जी, इलाज फिर दूसरी तरीके से किया जाता है। जी। और डॉक्टर राकेश, कई बार कैंसर में ये कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज का है, तो ये स्टेजेस क्या होती हैं और इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? स्टेजेस हमारा एक टेक्निकल टर्म है वैसे तो, लेकिन अगर मैं जी, बहुत कॉमन एक लेमन लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, फर्स्ट स्टेज में कहने का मतलब ये रहता है कि कैंसर अभी शुरू हुआ है और वो एक ही जगह पर है। उसको हम सर्जरी के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से या सिकाई के माध्यम से ठीक करने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर कैंसर फैल जाता है शरीर के अंदर, अगर एक हिस्से से शुरू होकर दूसरे हिस्से में चले जाता है, तो उसमें आप मान के चलिए कि सर्जरी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। और उसमें अगर हम बात करें सिकाई की या कीमोथेरेपी की बात करें, तो उसमें उसका रिस्पॉन्स भी कम रहता है और फैल जाता है कैंसर। तो इस तरह से हम स्टेजेस की बात करें तो स्टेज 1, 2, 3, 4 की हम बात कर सकते हैं। जी, लेकिन आम नागरिक के लिए जानना इतना जरूरी रहेगा कि हम स्टेज की बात ना करके इस पर ज्यादा जोर दें कि हम शुरुआती लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि शुरुआती जो भी लक्षण होंगे वो स्टेज 1 के होते हैं और उसमें ट्रीटमेंट तकरीबन सभी कैंसर का पूरी तरह से संभव होता है। जी, इस मामले में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है भी ठीक नहीं होती है। जैसे हम बात करें ना डायबिटीज की, हाई जी, जी, हो जाता है तो उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है वो बीमारी। बट कैंसर फिर भी एक ऐसी बीमारी है, मैं नहीं चाहूंगा किसी को हो, बट होती है तो इसका पूरी तरह से क्योर संभव है, बशर्ते कि हम उसको अर्ली स्टेज में पहचान सकें। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने हमारे श्रोताओं से साझा की कि इसे अर्ली स्टेज में हम इसकी पहचान कर सकें, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहुत लेट स्टेज है, लास्ट स्टेज है, तो ऐसे में कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता है। और बहुत सारे कॉलर्स हैं जो स्टूडियो में कॉल कर रहे हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं रोहतक का, जहाँ से विनीत हुडा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विनीत जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, मैं सर ये जानना जी, अपनी रेडियो सेट की आवाज थोड़ी उसे दूर कर दें, रेडियो सेट को, और फिर आप सवाल पूछें। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो सबसे प्रमुख लंग कैंसर है, जी, जी, जो हमारे देश में नहीं दुनिया में ही होता है, तो उसमें ये रहता है कि धुआं जो चाहे खाना बनाने या प्रदूषण से हो या स्मोकिंग वगैरह से हो, जी, फेफड़ों में चला जाता है, जहाँ तक हम आम लोग समझते हैं। तो जी। हम यही जानना चाह रहे थे कि क्या ऐसी कोई मेडिकेशंस है या कोई एक्सरसाइज वगैरह है कि धुआं जो फेफड़ों में चला गया है उसको बाहर निकाला जा सके, जिससे फेफड़े प्रदूषण मुक्त हो सके? ऐसे कोई ट्रीटमेंट बनाया गया है जिससे कैंसर की रोकथाम पहले ही हो जाए? जी, डॉक्टर राकेश, प्रिवेंशन की बात हो रही है, और सबसे पहले तो जो कि इस वक्त प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या इससे भी कैंसर हो सकता है, और लंग्स कैंसर कितना कॉमन है, जो इन्होंने जैसे स्मोकिंग की बात करी या धुएं की वजह से होना?
थोड़ा सा आपने काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है और ये कंसर्न हम सभी का रहता है। धुएं के अंदर कई बार विभिन्न तरह के केमिकल्स होते हैं। स्मोकिंग के जब स्मोक करते हैं तो उसमें केमिकल्स और डिफरेंट तरह के होते हैं, बट एयर पोल्यूशन जो अभी आजकल चल भी रहा है इंडिया की तरफ, जहाँ पर जलने से या सब चीजों से होता है, तो इनके अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर को हार्म तो करते ही करते हैं। और हम सांस तो लेते ही हैं तो सारा हमारे फेफड़ों में जाते हैं और नुकसान करते हैं। तो दो तरह का नुकसान होता है। एक हम बोलते हैं सीओपी डिजीज, फेफड़ों की डिजीज होती है जिसमें सांस लेने की तकलीफ होती है। लेकिन अगर इस तरह के जो ये केमिकल्स हैं जो धुएं के माध्यम से वो कहीं से भी निकले हों, चाहे वो फैक्ट्री से निकले हों, चाहे वो गाड़ी के पॉल्यूशन से हो, चाहे किसी चीज के जलने से हो या स्मोकिंग से हो, अगर हम इनको कॉन्स्टेंटली लगातार लंबे समय तक करते रहें तो हमारे फेफड़ों को नुकसान करते हैं और उस स्थिति में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें धुआं तो अवॉइड करना पड़ेगा और ये हमारी हर नागरिक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम कोशिश करें कि इस तरह का धुआं किसी भी माध्यम से ना निकले और स्मोकिंग को रोकने की कोशिश करें। जी। दूसरा आपने सवाल पूछा कि क्या हमारे पास कोई ऐसी मेडिकेशन है जिससे धुआं शरीर के अंदर ना जमे। नहीं, ऐसी कोई दवाई हमारे पास नहीं है जिसको हम बोले कि खाते रहिए और धुएं में भी काम करते रहिए तो फेफड़ों को नुकसान नहीं होगा। ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो हमें अब करना क्या होगा? तो हमें अपनी एकदम जैसे मैंने अभी बताया कि एक हमारा जो देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको फॉलो करें ताकि हमारे वाहन, हमारा कुछ भी जो चीज जलने से ज्यादा प्रदूषण होता है, प्लस स्मोकिंग हम अवॉइड करें। दूसरा, हम अपने फेफड़ों को मजबूत भी कर सकते हैं। हमारा शरीर का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, अगर हल्की फुल्की चोट लगती है तो शरीर उसको अपने आप ठीक करने की कोशिश करता है। ये हमारा एक भगवान ने हमें एक अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बनाया है। अगर थोड़ा बहुत अंदर धुआं या इस तरह के प्रदूषण जाते भी हैं, अगर हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं तो उसको निकालने में संभव। आपने देखा होगा ना कि कई बार जब आप बहुत धुएं वाले एरिया से जाते हैं तो एक खांसी आती है, एक बलगम निकलता है, उसमें से सारा का सारा जो आप धुआं का वजह से फेफड़ों में गया तो बाहर निकल जाता है। तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे बॉडी में रहता है। तो आप अपनी फेफड़ों की एक्सरसाइज कीजिए। योगा प्राणायाम एक बहुत अच्छी चीज होती है। उसमें आप जब आप लंबे गहरे सांस लेते हैं तो उसमें अंदर फेफड़े फूलते हैं, उसके अंदर जो भी गंदगी जमी हुई होती है वो बाहर निकलती है शरीर से और वो फेफड़े साफ रहते हैं। तो अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए, प्लस अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए ताकि छोटा मोटा जो अंदर शरीर में नुकसान हो रहा है वो इम्यूनिटी से स्ट्रांग हो जाए। मैं यहाँ पर ये बात भी जरूर कहना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर के जो कीटाणु हैं वो दो दफे बनते रहते हैं शरीर के अंदर, लेकिन वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो 2-4 कैंसर के सेल्स कहीं बनते हैं उनको निकाल देते हैं, इसलिए कैंसर नहीं पनपता है। तो हम अपने शरीर को इतना स्ट्रांग करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपना खाने पीने का ध्यान रखें, अपना मेंटल स्ट्रेस कम करें, फेफड़ों की एक्सरसाइज करें, शरीर की एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इन सब से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और हम थोड़ा ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। हम जब ज्यादा स्वस्थ रहते हैं तो इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के ऑन्को एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। और आप हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं, स्टूडियो की लाइन खुल चुकी हैं। हम आपको दिल्ली का कोड लगाना होगा 011, नंबर है 23717106 और स्टूडियो का दूसरा नंबर है 23421050। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है और तब तक अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राकेश, जैसा कि आपने बताया कि कैंसर के बारे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये फैमिली हिस्ट्री से भी आगे बढ़ती है? अगर किसी के मदर को, फादर को कैंसर था तो क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके आगे आने वाली जनरेशन्स में ये बीमारी हो? ये काफी अच्छा सवाल है और आई थिंक जागरूकता दिवस पे इसको जानना भी बहुत जरूरी रहेगा कि कुछ कैंसर जो है हमारे वो जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, वंशानुगत होते हैं जो फैमिली के अंदर रन करते हैं। जैसे हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो फैमिली के अंदर जिनका स्ट्रांग हिस्ट्री होता है कि उनकी फैमिली मेंबर्स में उनके मदर को, सिस्टर्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है जी, हम जेनेटिक असेसमेंट भी कर सकते हैं उनका और उससे पता रहता है कि इनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब जब हमने बोला कि कैंसर रहने की संभावना ज्यादा रहेगी
जब हम बोलते हैं किसी को 40 साल की उम्र पर या 50 साल की उम्र में थोड़ा सावधान होना चाहिए, जी ऐसे मरीजों को कम उम्र में भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी एक जेनेटिकली रिलेटेड हिस्ट्री है। उनके लिए हो सकता है 20 साल से ही अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या जो हम बाकी जांचें कराते हैं जैसे मैमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, जी इनको थोड़ा जल्दी उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें कैंसर होने की संभावना होती है। तो जहां भी आपको लगता है कि इस तरह के फैमिलीज के अंदर कैंसर होते हैं, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उसी टाइम आप अपने डॉक्टर से, जो भी आपके चिकित्सक है, उनसे जरूर सलाह लीजिए क्या ये जेनेटिक से रिलेटेड है। जी हाँ, तो फैमिली दूसरे मेंबर्स भी थोड़ा कॉशियस हो जाएं और अपनी समय समय पे जांच कराते रहें। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कैंसर क्योर हो जाता है। और काफी आपने डिग्नेटरीज को सुना भी होगा कि उन्होंने अपनी सर्जरी, क्योंकि उनके अंदर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो समय के रहते ही सर्जरी करा ली और वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ जेनेटिक क्लिनिक्स भी चलते हैं और प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी क्लिनिक्स भी चलते हैं, जहां पर अगर आपको कुछ इस तरह का शक लगता है कि ऐसा होने की संभावना है, तो आप उन क्लिनिक्स में विजिट भी कर सकते हैं और वो आपको पूरा गाइडेंस देंगे। जी। और हमारे एक लिसनर और जुड़ गए हैं सोनीपत हरियाणा से, देव कुमार जी। देव जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल है, ये जो आयुर्वेद में दवाइयाँ होती है उनमें सर हैवी मेटल्स होते हैं, तो सर क्या उससे भी कोई खतरा है कैंसर होने का? बिल्कुल कुमार साहब, आपने काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। कुछ मेडिकेशन जो कि अनकंट्रोल तरीके से रहती है, उसमें कुछ इस तरह की केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं जो नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, लेकिन मैं आपको इतना जरा सलाह दूंगा, जब भी आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आयुर्वेद के चिकित्सक की देखरेख में लीजिए। अपने आप कुछ आयुर्वेद की दवाइयां भी अपने आप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि वो नुकसान कर सकती है। जी, और रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सीतापुर का, जहां से राजा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, सवाल पूछिए। जैसे आजकल होता है गुटखा खान जाता है, मतलब लोग यूज करते हैं, गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट, क्या इनके मतलब सेवन करने से भी क्या हम लोगों को प्रॉब्लम कभी लाइफ में हो सकता है क्या? देखिए, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका मुझे शायद आंसर आपको भी पता होगा। अगर मैं आपसे डायरेक्टली एक सवाल मैं भी पूछूं कि क्या आप मुझे कोई एक फायदा बताएंगे जो गुटखा खाने से या पान चबाने से या सिगरेट पीने से होता है, तो शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता है। जी, होता है नुकसान होता है। आई थिंक आज जागरूकता दिवस और इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हम सबको एक प्लेज लेना चाहिए कि आज के बाद ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे आसपास रोकूंगा लोगों को कि कोई भी तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट का सेवन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, और एकदम सही बात है। और डॉक्टर राकेश ने जैसा कि बोला है कि हम सभी को आज ये प्लेज या ये प्रण लेना होगा कि हमें इन सब वस्तुओं, चाहे वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, इन सब से दूरी बनाकर रखनी होगी। और मोहम्मद यामीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, सही होगा आपका टू। हेलो मोहम्मद यामीन जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी जिला से। जी सर मैं जानना चाह रहा, जैसे कि जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, फिर वो कीमोथेरेपी वगैरह, सिकाई वगैरह होके ठीक हो जाता है, क्या इसकी लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है क्या? जी डॉक्टर राकेश। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंसर है और उसकी क्या संभावना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम, जैसे मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि कैंसर एक बार फोन से ठीक हो जाता है, फॉलोअप रहता है, समय समय पर दिखाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है। कुछ कैंसर के लिए थोड़ा लंबे समय के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, 2 से 4 साल। जी, तो एक बार देखा जाता है, अगर वो बिल्कुल ठीक हो गया, सर्जरी से सारा निकल गया और सिकाई अगर की संभावना की जरूरत पड़ती है तो दी जाती है, बट उसमें सभी कैंसर में ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग दवाई की जरूरत पड़ती है। जी, तो कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जब आप अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर राकेश, क्योंकि इस समय हमारे समाज में ये जागरूकता लाना ये बेहद अहम है। और दोबारा से सीतापुर का रुख करते हैं, बात करते हैं राजा जी से। हेलो जी, राजा जी नमस्कार। जी अजय राणा बात कर रहे हैं। जी अजय राणा जी, ओके अजय राणा जी, जी बताएं। जी मेरठ से बात कर रहा हूँ। जी अजय राणा जी मेरठ से बोल रहे हैं। जी जी, माफी चाहूंगा, जी बताएं। कोई बात नहीं डॉक्टर।
डॉक्टर मैं जानना चाह रहा था, जैसे ब्लड कैंसर होता है तो जी, आप ब्लड कैंसर के लक्षण जानना चाहते हैं? जी ब्लड कैंसर काफी तरह के होते हैं। ब्लड कैंसर में खून की कमी भी हो सकती है। खून कुछ चांसेस होते हैं शरीर के अंदर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, और फिर जहाँ क्योंकि खून हमारा हड्डियों के अंदर बनता है तो हड्डियों की शेप भी कई बार चेंज हो जाती है, हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, अपने आप ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, मुंह के रास्ते, जी, ऐसी कोई कारण नहीं है और ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सारे कॉमन लक्षण हैं जो ब्लड कैंसर की तरफ आपको इंडिकेट करते हैं। जी। और दिल्ली से सुनील झा जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। सुनील जी नमस्कार। जी हेलो। जी नमस्कार जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी बात होगी डॉक्टर से। जी, सुनील झा हमसे जुड़ रहे हैं दूसरी कॉल पे। सुनील जी नमस्कार, आप दोनों आदमी को, डॉक्टर साहब को भी और आपको भी। मेरा एक जी सवाल सुनील जी। कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर होता है, वो हमें कैसे पता लगेगा कि शरीर में ब्लड कैंसर हो गया? उसे क्या परेशानी होता है? क्योंकि ब्लड भीतर रहता है, उसमें देख भी नहीं सकते। जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश, देखिए दोबारा से, क्योंकि शायद ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है, कॉमन टाइप है, जिसे काफी लोग जिसके बारे में जानते हैं और ये समझना चाहते हैं कि हम कैसे अर्ली डिटेक्शन करें इसके बारे में। ब्लड कैंसर का जैसे मैं अभी सवाल का आंसर दे ही रहा था आपको, अगर आपको लगता है कि आपको किसी वजह से खून की कमी, आपको लगता है कि आपको बार बार पीले क्यों दिखाई देते हैं। नॉर्मली हमारा जैसे हीमोग्लोबिन होता है 10 से 12 होता है तो पिंक रहता है स्किन हमारा, बट अगर आपको लगे कि खून की कमी रहती है आपके अंदर, आपको लगता है कि जैसे ब्लीडिंग है, पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, मुंह के रास्ते, शरीर में लाल लाल स्पॉट्स आ जाते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, तो वो सारे कारण होते हैं जो ब्लड कैंसर रहते हैं। प्लस जेनेटिक भी रहता है। अगर परिवार में किसी को ब्लड कैंसर है तो भी आप थोड़ा सा सावधान रहें, अपने चिकित्सक को मिलेंगे तो आपकी समय समय पर वो जांच करते रहेंगे, उससे पता चल जाएगा। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें। कई बार लगता है कि खाने पीने की वजह से होगा, ब्लड नहीं बन पा रहा है शरीर में, तो सारे सिम्टम्स को आप इग्नोर नहीं करें। छोटी सी जांच करके हमें पता चल जाता है कि इसमें ब्लड कैंसर है या कोई और कारण है ब्लड की कमी होने का या ब्लीडिंग होने का। जी, और हेलो, हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, सीलक राम भाटी। हेलो जी सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके लिए भी और आपके लिए भी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सीलक राम भाटी, बैरनपुर नई बस्ती, गौतम बुद्ध नगर जिला, ग्रेटर नोएडा। जी बताएं। जी मैं ये पूछना चाह रहा थी, लीवर कैंसर के लक्षण क्या हैं, कैसे जांच करें उसकी, क्या में लीवर हो सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश, अब लीवर कैंसर की बात आई है और देखिए लोगों में कितनी जागरूकता है। बहुत अच्छा है। आई थिंक अर्ली आइडेंटिफिकेशन लक्षण रहेंगे तो पहचान भी जल्दी हो पाएगी और हम ऐसे मरीजों को ठीक कर पाएंगे। लीवर कैंसर काफी टाइम देखा गया, जो शराब अत्यधिक मात्रा में पीते हैं लंबे समय के लिए, उनको लीवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब लीवर कैंसर होता है तो लीवर के अंदर, लीवर का जो काम करता है शरीर के अंदर, उसका फंक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन कम होंगे, शरीर में सूजन रहेगी, सारे शरीर के अंदर सूजन हो जाती है। आप देखेंगे उनके हाथ पैरों में हमेशा सूजन सी बनी रहेगी, पेट में दर्द भी रहेगा। आप देखें राइट साइड पे छाती के नीचे पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर दर्द होने की संभावना भी रहती है। और अगर वो थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर के अंदर, आपने सुना होगा ना जॉन्डिस, पीलिया का नाम, तो अगर लीवर ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो फिर पीलिया होने की संभावना भी हो जाती है। तो सारे लक्षण लीवर कैंसर के हैं, उसको आप अगर अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो काफी टाइम ठीक होने की संभावना रहती है। जी, और गाजियाबाद का रुख करते हैं, बात करते हैं अशोक कुमार जी से, उनका क्या सवाल है। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी, ये सबसे पहले सर मैं आज के ये जो प्रोग्राम आपका है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए मैं आकाशवाणी को बहुत बधाई दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत जरूरी है हम लोगों की जानकारी के लिए। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बढ़ाते हैं, इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार जो है बधाई के पात्र है। जी मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि जैसे हम लोगों का खान पान किस तरह से रहे और कैसे हमारी दिनचर्या रहे ताकि इस बड़ी बीमारी से हम लोग हमेशा बहुत दूर रहें। जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है डॉक्टर राकेश, क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे कुछ पे रोशनी डालें।
देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष का जो कल्चर है ना, वो सबसे बेस्ट कल्चर है पूरी दुनिया का। अगर हम उस कल्चर को फॉलो करें, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, तो उसमें हम घर का बना हुआ खाना खाते थे, ताजा खाना खाते थे, बासी खाना नहीं खाते थे, बनाते थे दिन में 3 बार और 3 बार खाना खाया जाता था। जो भी हम सब्जियां या गेहूं या चावल यूज करते थे, बिल्कुल फ्रेश बने होते थे, उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता था जी। और हमारा ट्रेडिशन नहीं रहा है। पिज्जा, बर्गर, इस तरह के फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड जो कि प्रिजर्व आते थे, जिसको फ्रिज में रख दिया जाता है, वो गर्म करके खाते हैं, इनमें सभी केमिकल्स रहते हैं। तो ये अपनी कल्चर के जो फूड हैबिट्स हैं फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपने लाइफ स्टाइल की बात करी, जैसे मैं शुरू में भी आपको बता रहा था कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें शरीर को फिजिकली, मेंटली फिट रखना होता है। फिजिकली फिट करने के लिए आप थोड़ा सा व्यायाम करते रहिए, कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा सुबह तेजी के साथ चलिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, फेफड़ों की एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखिए। आपने भी कभी खुद भी ये कभी देखा होगा अपने आप को कि जब आप बहुत मेंटली स्ट्रेस होते हैं तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, तो उसका मेंटल स्ट्रेस का भी शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से फ्री रहिए, अपने काम को अच्छे से कीजिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, जिस वजह से कैंसर होते हैं वो कुछ हमें पता है चीजें, जैसे अभी हमने बात करी शराब पीने से, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाने से, इससे हमें परहेज करना होगा। इनफैक्ट इनको बंद करना होगा, क्योंकि इनसे बेनिफिट तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है, बस नुकसान अवश्य होता है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर हम ले आएंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और डॉक्टर राकेश, अपने अगले कॉलर को लेते हैं। धर्मवीर जी जुड़ गए हैं गांधीनगर, दिल्ली से। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, तम्बाकू, गुटखा, पान, खारी, और कैसे होता है? ब्लड कैंसर किस चीज से होता है? ये ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर में एक कीनो का इंजेक्शन लगाया था मरीज को, उसके बाद जब दूसरे इंजेक्शन की बारी आई तो उससे पहले उसकी डेथ हो गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कीमोथेरेपी। और जो ब्लड कैंसर का जो इलाज था वो मरीज ने पूरा इलाज कराया, उसके बावजूद 4 साल बाद उसकी डेथ हो गई। जी जी, बिल्कुल। कैंसर का भी कोई भी इलाज नहीं है, लास्ट में उसकी डेथ हुई है। जी, सबसे पहले डॉक्टर राकेश, हमने जो ब्लड कैंसर की बात की है इसके बारे में आपने काफी विस्तार से बताया, तो शायद धर्मवीर जी नहीं सुन पाए। आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर इन्होंने पूछा है, तो ये कैसे इसकी जांच कर सकते हैं और ये कितना कॉमन है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में काफी कॉमन होता है, जेनेटिक भी है और इंसिडेंटल भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, एक सिंपल सी तरीका है, आप जान लीजिए, किसी भी अस्पताल में डॉक्टर से सीख लीजिए या मीडिया पर मिल जाएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने स्तन की खुद जांच करें, तो आप अपने देखिए स्तन को, अगर खुद देख रहे हैं, उसका लगता है कि निपल रिफ्रैक्ट हो गया है स्किन के अंदर, जैसे आपने संतरा देखा है ना, वैसे अगर स्किन ब्रेस्ट की हो जाती है जी, या फिर निपल से ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ दिक्कत है। ऐसी स्थिति में आप किसी को दिखाइए। तो आप खुद भी इसकी जांच स्वयं कर सकते हैं, सीखना बहुत आसान रहता है, और इसको अपने शरीर की कुछ जांच करते रहिए तो आप पहचान पाएंगे। कोई भी अगर वहाँ गांठ लगती है, हार लगता है, तो भी आप वहाँ दिखाइए, तो हम थोड़े से टुकड़े की जांच दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। जी, आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, सब कैंसर की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। कभी पेशेंट टॉलरेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उनकी शरीर में इतनी क्षमता होती है कि नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, ताकि अगर बाई चांस खुदा न खास्ता कोई दिक्कत होती है तो उसका ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी या ट्रीटमेंट को शरीर में जो दुष्प्रभाव है उसको भी शरीर के अंदर क्षमता होनी चाहिए उस दुष्प्रभाव को कम करने की। तो वो अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे, न्यूट्रिशनली फिट रखेंगे, मेंटली फिट करेंगे, तो आप किसी को अगर बाई चांस कैंसर हुआ भी है तो जी। और डॉक्टर राकेश, अब समय बहुत कम है। सबसे पहले हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर राकेश, आपने हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सभी श्रोताओं को मेरा नमन।
श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।